चलिए, बातें बंद। गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आपके सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 7 दैट इज लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, ये हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है भाई। एंड ये न्यू सिलेबस के न्यू एक्स, आपके न्यू एक्स जो आए थे BNS एंड BNSS, ये हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है जी। कल हम लोगों ने काफी सारा डिस्कशन किया था कि कौन से एक्ट होते थे IPC और CRPC, और उनको बदला गया है। उनकी जगह नए एक्ट आए हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म्स में हम क्या कहेंगे, BNS एंड BNSS। आई बात समझ में? BNS बोले तो भारतीय न्याय संहिता एंड BNSS बोले तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है जी। अब जब बात आती थी क्राइम से डील करने की, ठीक है जी, तो एक एक्ट आपका होता था पहले IPC, एक होता था आपका प्रोसीजरल लॉ जो था CRPC। और जब कोई भी केस जब फाइल होता है कोर्ट में तो एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं, तो उसके लिए आपका एक एक्ट है जी, एविडेंस एक्ट। ठीक है जी, जो वैसे अलग एक आपका चैप्टर है लेकिन यहीं पे मैं बता रहा हूँ। तो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, कहीं ना कहीं जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं या प्रोसीडिंग्स चलती थी तो ये तीनों एक्ट यूज होते थे। और अब ये रिप्लेस हो चुके हैं, यानी कि IPC की जगह अब क्या आ चुका है आपका BNS, CRPC की जगह BNSS। आई बात समझ में? और एविडेंस एक्ट की जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA। आई बात समझ में? जो हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, डन। अब आपके मॉड्यूल के अनुसार हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे मैंने सारा कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है जी, जितनी बातें मैंने आपको कल बताई थी, हम लोगों ने डिस्कस की थी कल के लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें जब आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इवन मैंने आपको काफी एडवांस में बता दिया, जितना यहाँ लिखा है उससे ज्यादा। आइए देखते हैं क्या जी। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में बता रहे हैं जी। क्या है देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये एक आज के समय का लेजिस्लेशन यानी कि एक लॉ है। ठीक है जी, जिसने क्या किया जी, रिप्लेस किया किसको, कॉलोनियल IPC ऑफ 1860। कॉलोनियल समझ गए भाई? ठीक है, कॉलोनियल लेजिस्लेशन क्या होता है मैंने कल भी बताया था। जब कोई कंट्री किसी एरिया पे कंट्रोल करती है तो जनरली उसे कॉलोनी बोला जाता है। तो इंडिया यानी कि उस समय का भारत क्या होता था, कॉलोनी होता था। तो उस समय पे IPC जब आया था तो इस तरीके के जितने भी एक्ट है उस समय के, उनको कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोला जाता है। क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी तो एक कॉलोनी के लिए बनाया गया लॉ IPC था, कह रहे उसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, IPC क्या कह रहे, विच वॉज रिटेन्ड एज द, जो हमारी कंट्री का मेन पीनल लॉ था। इवन इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, बट स्टिल तब से लेकर के आज तक ये क्या था जी, चला आ रहा था। कब तक? 1 जुलाई से पहले पहले तक। ठीक है जी। BNS क्या है जी, इट इज एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2024। भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे 2023, रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव अपडेट टू इंडियाज क्रिमिनल लॉज। भारत के जो क्राइम से रिलेटेड लॉ है, क्रिमिनल लॉ जो है, उसका एक अपडेटेड वर्जन आप ये कह सकते हैं कि जो आया है वो क्या है जी, BNS एंड BNSS। ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। ठीक है जी। और इसने रिप्लेस कर दिया पुराने इंडियन पिनल कोड IPC को 1860 के। ठीक है जी। मॉड्यूल है ये आपका, ICSI ने जो आपका सप्लीमेंट इशू किया, कह लो जो मॉड्यूल ये आया है नए चैप्टर के साथ, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो स्टडी मटेरियल है आपका, ये ICSI ने बनाया है। ठीक है जी। तो ICSI का ये स्टडी मटेरियल जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई। कह रहे बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्नाइज्ड डेफिनेशंस एंड एड्रेसिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम। अब ये वो बात है, ठीक है जी, जो क्या है जी, जिसके लिए नए एक्ट को लाया गया। देखो क्या लिखा है, कह रहे नए तरीके की डेफिनेशन और नए तरीके के क्राइम बताए गए हैं। जैसे साइबर ऑफेंसेस जो पहले कवर नहीं होते थे कुछ। ठीक है जी। ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है, तो कह रहे BNS 2023 जो आया है वो इंडिया का एक लीगल सिस्टम है जो वो अलाइन करता है हमारे पुराने जो चीजें थे उनको बदल करके आज के समय जो चीजें हैं, आज का जो क्राइम है, आज की जो चीजें हैं उससे ये रिलेट करता है, उसके साथ ये चलता है। जो आजकल टेक्नोलॉजिकल रियलिटीज हैं उनको साथ लेकर के ये प्रोविजंस बताता है। अब ध्यान देना, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। कह रहे पहले क्या था, सजा सजा दी जाती थी कि जेल हो जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आज के समय में ये एक्ट जो है इसने क्या किया है जी, नए तरीके के प्रोविजंस लेकर के आया है कि कम्युनिटी सर्विस को भी क्या किया जाएगा, पनिशमेंट के तौर पे बताया जाएगा कि सजा क्या मिलेगी, कम्युनिटी दैट इज कोई सोशल सर्विस आप प्रोवाइड करें उसको भी एक तरीके की पनिशमेंट
ऐसी पनिशमेंट भी दी जा सकती है जब कोई छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, तो रेदर देन कि 1 वीक के लिए जेल जाना पड़ेगा, इसकी बजाय कम्युनिटी सर्विस के लिए भी बोला जा सकता है। आ गई बात समझ में? टेररिज्म और सेडिशन लॉज को रिफॉर्म किया है, डिफाइन किया है, मतलब सेडिशन मतलब देशद्रोह से रिलेटेड जो होते थे, ठीक है जी, इन तरीके के जो क्राइम्स है उससे रिलेटेड बताया गया है। और साथ में इसने एलिमिनेट कर दिया, मतलब हटाया गया है क्या जी, ऑब्सोलेट ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस पुराने हो चुके हैं या जो आज के समय में ये कह लो चाहे ऑफेंसेस ट्रीट नहीं किए जाते। बीएनएस लेकर के, ये जो लो हम लेकर के आए हैं, जो एक्ट लेकर के आए हैं, इससे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया कमिटेड है जस्टिस सर्व करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बीएनएस एक अच्छा स्टेप है इस दिशा में, जो हमें एक्सेसिबिलिटी, रिलेवेंस, एफिशिएंसी बता रहा है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जिसमें हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए राइट्स हैं उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। आई बात समझ में? आईपीसी क्या होता था? कह रहे आईपीसी एक पुराना एक्ट था जी, पुराना कोड था, कॉलोनियल लेजिस्लेशन, जिसको हमने मेन पिनल लॉ रखा था इंडिपेंडेंस के बाद भी, और भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 को आया है, और अब ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। और इसने किसको रिप्लेस कर दिया है जी? आईपीसी को। इंडियन पिनल कोड जो है उसे रिप्लेस करके अब क्या आ चुका है? भारतीय न्याय संहिता। समझ गए भाई? डन। ये थोड़ा सा इसके बारे में था कि कैसे ये एक्ट आया है, कब आया है। यहाँ से अब चीजें शुरू होंगी। क्राइम क्या है, जो हमने कल काफी अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है जी। क्राइम एक तरीके का सोशल फिनोमेना है, ठीक है जी। व्हाट इज क्राइम? क्राइम इज ए रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। क्राइम कह रहे हैं कुछ इस तरीके का गलत है जो एक सोसाइटी में एक पर्सन के द्वारा किया गया है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि सोसाइटी जब भी बनाई जाती है तो सोसाइटी में हैप्पीनेस, पीस, ऑर्डर चलाने के लिए, दैट इज कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिससे एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो सके। और जब कोई इन रूल्स को तोड़ता है और जिससे सोसाइटी को हार्म होता है, तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया है जी? क्राइम कमिट किया है। देखो क्राइम कब होता है? कह रहे इट अराइजेज फर्स्ट व्हेन अ स्टेट इज ऑर्गेनाइज। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज स्टेट का निर्माण होता है, लोग रूल बनाते हैं, और उन रूल्स को तोड़ना क्या कहलाता है? क्राइम कहलाता है। ठीक है जी। कानून क्यों बनाया जाता है? सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्बिट्रेट्स कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स एंड डिमांड्स। लोग मनमाने तरीके से जो क्लेम करना चाहते हैं, डिमांड्स करना चाहते हैं, उनके कारण जब ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो हम कह सकते हैं कि क्राइम आ रहा है। कह रहे जो सिक्योरिटी है, यानी कि प्रोटेक्ट करना पर्सन्स और उनकी प्रॉपर्टी को, ये किसी भी स्टेट का एसेंशियल फंक्शन होता है, और इसको जो लागू किया जाता है, या एक ऐसी स्टेट जो हमें बनानी है जिसमें लोग भी प्रोटेक्ट रहे, उनकी प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट रहे, ऐसा निर्माण होता है किसकी मदद से? क्रिमिनल लॉ की मदद से। क्राइम एक रिलेटिव कंसेप्शन है, ये एक एक्ट है डिफाइंड बाय स्टेट एज ए क्राइम। व्हाट इज क्राइम? कह रहे स्टेट बताती है। स्टेट कैसे बताती है? लॉ बना करके। लॉ में जिसे क्राइम बताया गया वो क्या है जी? क्राइम है। और कह रहे क्राइम बदलता रहता है टाइम टू टाइम एंड एज पर द सोसाइटी। आई बात समझ? व्हाट इज क्राइम? कह रहे कोई फिक्स रूल नहीं है। क्राइम तो वो होता है जनरली जिसे कानून ने बता दिया। अब डिफरेंस ये है क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल रॉन्ग में, ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। कह रहे वाइल द फॉर्मर, यानी कि अगर हम बात करें क्राइम की, तो ये इसको माना जाता है इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये थोड़े गंभीर नेचर के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं। जबकि सिविल रॉन्ग इज अ रॉन्ग डन टू एन इंडिविजुअल, और ये माना जाता है कि सीरियस क्राइम ऑर्डरली सोसाइटी में डर पैदा कर देते हैं। तो अगर इस तरीके का क्राइम किया जाता है तो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट उसे क्राइम माना जाता है। समझ गए भाई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये जरूर ध्यान रखना कि दैट व्हाट इज क्रिमिनल, इलीगल और अनलॉफुल। कह रहे कोई चीज हो सकता है क्राइम हो, इलीगल हो, अनलॉफुल हो, लेकिन स्टिल उसे सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस माना जा सकता है। यानी कि दो चीजें, कुछ हो सकता है कि कुछ चीजें क्या है जी? क्राइम है, या कह लो इलीगल है, जो गलत है कानून की नजरों में। आई बात समझ में? लेकिन सोसाइटी की नजरों में या सोशल नजरों में वो चीजें कहीं ना कहीं क्या होती हैं? ठीक मानी जाती है। और एक इसका अपोजिट है, सोसाइटी की नज़रों में कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं? ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसे क्या कंसीडर किया जाता है? क्राइम माना जाता है। ठीक है जी। कल पूछा भी था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जनरली हम क्या बोले जी, कि जो कहने को क्राइम है बट स्टिल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ें चलती भी हैं। आई बात समझ में? जैसे सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, क्या आप कभी अपने नेटफ्लिक्स का अकाउंट शेयर करते हैं? क्या आप कभी पेमेंट करके, ठीक है जी, कोई सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? क्या आप कोई गाने वीडियो डाउनलोड करके सुनते हैं, देखते हैं? ठीक है जी। आई बात समझ में? ये सब क्या है? क्राइम है, इलीगल है।
लेकिन सोशली इस चीज़ को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ें चलती हैं। जेब्रा क्रॉसिंग जब बनी होती है तो वहीं से आपको क्रॉसिंग करनी होती है, ठीक है जी। लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि कई अलग जगह से भी क्रॉसिंग की जाती है, वो गलत है। सीट बेल्ट लगा करके ड्राइव करना होता, नहीं करोगे इलीगल है। लेकिन हम देखते हैं स्टिल सीट बेल्ट यूज करना ना करना कुछ चॉइस बन जाती है। आई बात समझ में? बच्चों का शराब पीना 18 साल से कम उम्र में गलत माना जाता है, लेकिन कुछ फैमिली इवेंट्स में या विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स या कई जगह हम देखते हैं कि बच्चे ये चीज़ करते हैं। ठीक है जी। आपके चेहरे की मुस्कान कुछ बयां कर रही है, ठीक है जी। तो ये चीजें सोशल एक्सेप्टेबल हो जाती है, ऑल्दो वो क्या है जी, क्राइम है, वो चीजें क्या है जी, गलत है। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो भाई, आई बात समझ? अब इसका अपोजिट है, कुछ चीजें सोसाइटी में चलती हैं, ठीक है जी। अब देखो आपने ये बात समझ में आ गई। पहले क्या लिखा था, इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि व्हाट इज क्रिमिनल, इलीगल, अनलॉफुल, स्टिल वो क्या हो सकता है, सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस हो सकती है। आई बात समझ? बोलो भाई। कुछ चीजें सोसाइटी की नजरों में क्या है, गलत है, उसे गलत माना जाता है, बट हो सकता है उसे क्राइम ना माना जाए। जैसे किसी से अभद्र भाषा में बात करना, ऑफेंसिंग लैंग्वेज यूज करना, डिसिप्लिन मेंटेन ना करना, सोशली ये सब क्या है, गलत माना जाता है। आप एक लाइन में हैं, इस तरीके से अलग अलग लोग खड़े हैं, एक पर्सन को यहाँ लाइन में लगना चाहिए था लेकिन वो यहाँ के लग गया। आप कह रहे हो भाई कंप्लेंट कर, कहाँ लिखा है ये क्राइम है? क्यों? कोई अगर कोई लाइन है, ठीक है जी, और उसमें इन बिटवीन आप आ जाते हैं, सोशली हम क्या बोलते हैं, ये चीज क्या है जी, गलत है। आई बात समझ में? लेकिन उसे क्या माना जाता है, क्राइम नहीं माना जाता। तो कह रहे दोनों चीजें होती हैं। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सोशली क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है, लेकिन लोग की नजरों में क्या नहीं है, वो गलत नहीं होती, उसे क्राइम नहीं लिखा गया। समझ गए इनके एग्जाम्पल्स? आई बात समझ में? इट इज ऑल्सो लाइकली दैट ऑल अ सोसाइटी कंसिडर रिप्रेंसिबल इज नॉट क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। बता दिया, जिसे सोसाइटी गलत मान रही हो सकता है वो कानून की नजरों में क्या ना कर रहा हो, क्राइम ना कर रहा हूँ। आई बात समझ में? बोलो भाई। जैसे इंटरकास्ट मैरिज करना, ठीक है जी, सोशली जनरली आज भी कई जगह क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, एक्सेप्टेबल नहीं है, बट क्या वो क्राइम है, इलीगल है? तो कह रहे हैं ये चीजें हैं। समझ गए जी? अब कह रहे द डाइवर्जेंस ऑफ क्रिमिनल लॉ हावर विद द मोरल एंड कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी टू ग्रेट। कह रहे अब ऐसा नहीं कर सकते हम, कोई भी क्रिमिनल लॉ जब बना रहे, किसी भी चीज को क्राइम बता रहे, तो उसको हम कुछ भी किसी तरीके से लिख दे, कोई गवर्नमेंट किसी चीज को क्राइम बता दे, हर गवर्नमेंट को फ्रेम करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है क्रिमिनल लॉज को, बिना सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किए। यानी कि सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्राइम को, जो क्रिमिनल लॉज है उनको डिजाइन किया जाता है। समझ गए भाई? ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं भाई। कह रहे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में क्या क्राइम है और उसके प्यूनिटिव प्रिजन्स, दैट इज प्यूनिटिव प्रोविजंस का मतलब क्या है, क्राइम क्या है ये बताना और उसकी पनिशमेंट क्या है ये बताना। कहाँ लिखा गया है? अब भारतीय न्याय संहिता में। यानी कि बीएनएस आपको बताएगा कि क्या चीज क्राइम है और क्या चीज क्राइम नहीं है, लेकिन वो क्राइम को डिफाइन नहीं करता, वो ऑफेंस बताता है। पहले ये सारी चीजें आईपीसी में बताई जाती थी, ठीक है जी। अब मेरी बात समझो, आगे डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो मैं ना आपके सामने दोनों कोड, दैट इज आईपीसी भी ओपन कर रहा हूँ। ये इंडियन पिनल कोड है जी, और एक तरफ हम बीएनएस। मैंने आपको वैसे पहले बताया है, जो बच्चे भूल चुके हैं मैं बता देता हूँ। एक्चुअल बेयर एक्ट ये होता है जो पब्लिश होता है, ठीक है जी। दिस इज द ऑफिशियल गजट, ठीक है जी, ये जो गजट में पब्लिश हुआ है वो है ये। आई बात समझ में? ऐसे ये एक्चुअल में बेयर एक्ट है ये, समझ गए? इसको बोलते हैं बेयर एक्ट, ठीक है। ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, द गजट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र, ठीक है जी, असाधारण, कोई आम, दैट इज अनाउंसमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है जी, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, न्यू दिल्ली, मंडे दिसंबर 25 2023। एनफोर्सेबिलिटी क्या बताई गई, 1 जुलाई 2024 से। आई बात समझ में? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसे लेकर के आया है नई दिल्ली 25 दिसंबर 2023 को। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन दिस डेट, और आज इसको पब्लिश किया जा रहा है। नाम, द भारतीय न्याय संहिता 2023 नंबर 45 ऑफ 2023, यानी कि 45th एक्ट होगा जो
पास हुआ है। क्या है, क्यों बनाया गया? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। और कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है जी, इंडेक्स नहीं होता है कभी भी। और जो भी सेक्शन के टाइटल्स होते हैं वो लाइन वाइज नहीं दिए जाते हैं, वो लेफ्ट और राइट मार्जिन में चलते हैं। अगर आपका इस तरीके से पेज है इस तरफ वाला तो लेफ्ट मिलेगा, इस तरफ वाला पेज है तो राइट मिलेगा। आई बात समझ में? जैसे सबसे पहला पेज है, अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरफ आएगा। आज अगर मैं बात करूं, इसको जब पब्लिश करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, तो दैट्स वाई इसके मेरा राइट, ठीक है जी। आप भी अगर इसको इस तरफ से देखोगे तो राइट साइड में सेक्शन के टाइटल्स मिलेंगे। दैट्स द रीजन कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन यहाँ लिखा गया। अगर आप इसको फिर ओपन करेंगे इस तरीके से तो इस तरफ मिलेंगे आपको टाइटल्स, और जो लेफ्ट पेज होगा उसमें इस तरफ आ जाएंगे। आई बात समझ में? दैट्स द रीजन जैसे नेक्स्ट पेज पे जाओगे आपको जो भी सेक्शन का टाइटल होगा, सी इस तरफ आ चुका है। आई बात समझ में? ये तो डेफिनेशन का सेक्शन है, लेंथी है। अगर मैं बात करूं वैसे आपको, तो जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, सी अब यहां से अगर आगे देखे तो सेक्शन 4 रीजन बिंग की लेफ्ट साइड में आएगा पेज, ऐसे ओपन करेंगे तो पनिशमेंट 5 कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस, ये टाइटल ऐसे लिखे होते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाओगे जो भी सेक्शन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सेक्शन 9 आ गया, तो आप देखेंगे टाइटल इस तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये एक्चुअल में बेयर एक्ट की कॉपी है, जबकि जनरली आप देखते हैं इस तरीके से पीडीएफ, जिसमें पहले आपको इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है जी, उसके बाद जो भी सेक्शन होता है उसका टाइटल साथ ही लिखा जाता है। जैसे ये आईपीसी, अभी बीएनएस भी दिखाऊंगा, या एक काम करता हूँ बीएनएस ही ओपन कर देता हूँ साथ में। ये देखो ये दोनों सेम है, बस ये ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है जो हमने अभी ओपन की है। सी भारतीय न्याय संहिता अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस पहले बता रहे हैं इंडेक्स, जबकि बेयर एक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट है। ये आपका बेयर एक्ट है जो पब्लिश हुआ है, इसमें कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा इंडेक्स है। डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, आपके सेक्शन शुरू हो जाते हैं, सेक्शन 1। जबकि अगर आप वैसे पीडीएफ देखेंगे जो जनरली हम कंसीडर करेंगे जब भी पढ़ेंगे कुछ चीजें, तो इस तरीके से पहले पूरी लिस्ट दी गई है, बाद में सीधा दी। सी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जबकि बेयर एक्ट में यहाँ पे दिया होता टाइटल हमेशा। आई बात समझ में? और इसको पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी बताया, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, अलग अलग एग्जांपल्स दे करके। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज सेक्शन 1 एंड ये खुद को डिफाइन नहीं करता है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, ये टाइटल है इसका, तो ये कहलाएगा सेक्शन 1। और जैसे न्यूमेरिकल है सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। लेकिन अगर कोई सेक्शन अपने आप को पहले डिफाइन कर दे, जैसे कि सेक्शन 2 1 नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं शुरू हुए, ठीक है जी, ये पहले खुद को डिफाइन कर रहा है कि इन दिस संहिता, एक्ट नहीं लिखा, इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब इसको हम पढ़ेंगे क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4। आई बात समझ में? जनरली बच्चे इसको पीडीएफ को इस तरीके से देखते हैं तो ऐसे बोल देते हैं सेक्शन 1 खुद को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा जी, बोल्ड में जो लिखा तो वो टाइटल होता है उसका। तो पढ़ने का तरीका ये है, दिस इज सेक्शन 1, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, सबसेक्शन 5, क्लोज ए बी सी। और अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 12 खुद को डिफाइन कर रहा है, इतना ही है, कोई सबसेक्शन नहीं है। आई बात समझ में? ये जैसे सबसेक्शन इनमें नहीं है आपके जनरली, तो ये सेक्शन है सीधा, सेक्शन 22 ये प्रोविजन, 23 ये प्रोविजन, 24 ये प्रोविजन। आई बात समझ में? वैसे मैं ये पहले बता चुका हूं, अभी ये डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। अभी हम चलते हैं, आइए देखते हैं। ये आपका आईपीसी है जी पुराना। आईपीसी में क्या था? सेक्शन 1 टाइटल के बारे में बताता था, सेक्शन 2 बताता था ऑफेंसेस जो विद इन इंडिया किए गए हैं, सेक्शन 3 बताता था ऑफेंसेस अगर बियॉन्ड और आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो, 4 बताता था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की जुरिस्डिक्शन है, क्या चीजें हैं, और 5 बताता था सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, और 6 फिर बताता था डेफिनेशंस। ये है सेक्शन 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अगर हम बात करें अभी तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 1 है सिर्फ, फिर 2 डेफिनेशंस का है, 3 जनरल एक्सप्लेनेशन का है, 4 पनिशमेंट का है, 5 इस तरीके से ये पहले सेक्शन होते थे। और अगर हम स्टडी करने चले सेक्शंस की लिस्ट के बाद, ये आईपीसी है आपका, ठीक है जी, ये सारे आपके इतने सारे सेक्शंस होते थे पहले, इस तरीके से था। सेक्शन 1 बताता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट, और यहाँ पे अगर हम चले बीएनएस में,
आइए देखते हैं फटाफट से। बीएनएस कम सेक्शंस कर दिए गए हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन। अब समझो, आईपीसी में सेक्शन 1 क्या बताता था? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द आईपीसी एंड इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब ये ट्रिपल स्टार लगे हैं फॉर, इसको एक्सप्लेन पहले यहाँ किया गया है कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा होता था, लेकिन जब आर्टिकल 370 को अबोलिश किया गया, हटाया गया, तो तब से सारे एक्ट क्या हो गए थे? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तभी लिखा गया 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये क्या होता है जी? पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। आईपीसी खत्म हो चुका है, मैं आपको कंपैरिजन क्या है ये बता रहा हूँ। सेक्शन 1 बताता था सिर्फ नाम, अब यहाँ पे सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 बताता है। आईपीसी में सेक्शन 2 बताता था पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि अगर कोई भी पर्सन, सिटीजन नहीं लिखा, कोई भी इंसान भारत में अगर ऑफेंस करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे सबसेक्शन 2 आपका आया जो क्या कहता है? इट शैल कम इनटू फोर्स इस तारीख से। सबसेक्शन 3 सेम बात कहता है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन जो इस एक्ट के अगेंस्ट किए गए हैं। आई बात समझ में? यानी कि जो चीज आईपीसी के सेक्शन 2 में लिखी थी, अब वो बीएनएस के सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में लिखी। वहां पे जो चीज सबसेक्शन 3 क्या सेक्शन 3 क्या कहता था? बियॉन्ड, ठीक है जी, इंडिया अगर कोई कर रहा है ऑफेंस। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसेक्शन 4 सेम बात कहता है, एनी पर्सन लायबल, उसको ट्राई किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए जो उसने बियॉन्ड इंडिया किया। यानी कि अगर हम बात करें तो जो पहले सेक्शन 1 2 3 4 5 होते थे आपके, अब वो क्या हो गए हैं जी? बदल करके सेक्शन ना रह करके सब सेक्शन बन गए हैं किसके? सेक्शन 1 के। तो ये चेंज आया है। जैसे आई बात समझ में कि जो चीजें हम एक सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, हमने उसको एक सेक्शन में इंक्लूड कर दिया है, तो नंबर ऑफ सेक्शंस भी आपका रिड्यूस हो गया है पहले से। आई बात समझ? बोलो भाई। तो दिस इज द बीएनएस जो आपके सामने स्क्रीन पे है। अब बीएनएस बताता है कि ऑफेंस क्या होता है और ऑफेंस की सजा क्या होती है, लेकिन किसी के ऑफेंस कर देने के बाद उसको सजा तक पहुंचाने का जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो पहले सीआरपीसी बताता था, अब कौन बताता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई बात समझ में? यानी कि व्हाट इज ऑफेंस एंड व्हाट इज द पनिशमेंट, ये किसने बताया? बीएनएस ने। और अगर हम बात करें, ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट इज द प्रोसीजर कि उस पर्सन को ऑफेंस से लेकर के पनिशमेंट तक पहुंचाने का, तो वो रास्ता कौन बताएगा? बीएनएसएस। यानी कि सी, दिस इज द ऑफेंस एंड दिस इज द पनिशमेंट, यूनिटिव प्रोविजंस। ये बताया गया किसके द्वारा? बीएनएस के द्वारा। और ये भी किसके द्वारा बताया गया है? बीएनएस के द्वारा। लेकिन इसके बीच का जो रास्ता है, ठीक है जी, वो रास्ता कौन लेकर के जाएगा? बीएनएसएस। समझ गए भाई? अरे बीएनएस में डेफिनेशन दी गई है क्राइम की, ठीक है जी, बट वो क्राइम की डेफिनेशन नहीं है। क्राइम बताने की डेफिनेशन नहीं दी गई। देखो क्या लिखा है बीएनएस में, क्राइम ना तो अटेम्प्ट किया गया है ना डिफाइन किया गया है, कोशिश की गई। बीएनएस में बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 24, सबसेक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक क्लोज है, क्योंकि सेक्शन 2 पहले खुद को डिफाइन करता है कि अंडर दिस संहिता, अगर कहीं कुछ और बोला गया तो ठीक, अदरवाइज इसका मतलब ये है। तो यानी कि सेक्शन 2 अगर हम लोग देखें और सेक्शन 2 का क्लोज 24 अगर हम देखें बीएनएस में, सी सेक्शन 2 डेफिनेशंस का जो बताता है एनिमल का मतलब क्या है, चाइल्ड का मतलब क्या है, काउंटरफिट मतलब जाली मतलब क्या होता है, कोर्ट का मतलब क्या है, डेथ का मतलब क्या है, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब, ये सारे आगे आएंगे जब आप पढ़ोगे। जेंडर का मतलब क्या है कि जहां भी ही लिखा गया है, ठीक है जी, या हिम लिखा गया है, आई बात समझ में, या हिज लिखा गया है, तो मान के चलना मस्कुलिन, दैट इज वो, इट कवर्स बोथ मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। आई बात समझ में? ठीक है जी। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसी तरीके से बताया गया है। ठीक है जी। सेक्शन 2 क्लोज 24। ऑफेंस का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं ऑफेंस का मतलब होता है, ऑफेंस मीन्स अ थिंग विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। कि कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ सेक्शंस को, कुछ जहां पे नहीं बताया, हमने मना किया, वहां छोड़ के जनरल मतलब क्या है? ऑफेंस। व्हाट इज ऑफेंस? कह रहे ऑफेंस मींस अ थिंग व्हिच इज मेड पनिशेबल बाय बीएनएस। तो कह रहे क्राइम को डिफाइन नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ठीक है जी, क्लोज 24, ऑफेंस का मतलब क्या है? जो पनिशेबल बताया है, किसने पनिशेबल बताया है? बीएनएस ने। आई बात समझ में जी? कह रहे जो वर्ड ऑफेंस और जो क्राइम है, कह रहे उनको आप अलग, दैट इज
यूज कर सकते हो, ऑफेंस की जगह क्राइम भी बोल सकते हो और क्राइम की जगह ऑफेंस भी बोल सकते हैं। बट अगर हम बात करें संहिता ने, तो संहिता ने किसको डिफाइन किया है? ऑफेंस को। कह रहा द वर्ड ऑफेंस एंड क्राइम आर इंटरचेंजेबल, ठीक है जी, यूज किए जा सकते हैं दोनों, बट बीएनएस आपको क्राइम वर्ड नहीं बताएगा, वो ऑफेंस वर्ड यूज करता है। डन। बीएनएस क्या है? तो कहते हैं बीएनएस एक सब्सटेंसिव लॉ है क्राइम का। सब्सटेंसिव मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस बताता है भाई क्या चीज है, क्या अधिकार है। वो लो सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं जो एक तरीके से राइट्स क्रिएट करते हैं और उनके टूटने पे क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ पे कह लीजिए जो ऑफेंस क्या है ये बता रहे हैं, ऑफेंस करने पे क्या सजा मिलेगी। इट डिफाइंस एक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड लेज डाउन पनिशमेंट फॉर द सेम। आई बात समझ में? ये बताता है, क्या बताता है कि ऑफेंस क्या है और उनकी पनिशमेंट क्या है। एंड इट लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। और जो प्रोसीजरल लॉ है, द प्रोसीजरल लॉ थ्रू विच द बीएनएस इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि बीएनएस को अप्लाई करेंगे हम जिस लॉ से, वो लॉ कौन सा है? वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस में 20 चैप्टर और 358 सेक्शन। समझ गए भाई? डन। और आपको गिनती के 30 सेक्शन भी नहीं पढ़ने 358 में, 10% भी आप नहीं पढ़ेंगे बीएनएस। डन। व्हाट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मतलब एक ऐसा एक्ट जो इकट्ठा करता है और अमेंड करता है किसको? जो लॉ किससे रिलेटिंग था, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है, उसको उसके बारे में बताता है। बीएनएस को भी लाया गया किसको रिप्लेस करने के लिए? सीआरपीसी को। और ये एक पार्ट है इंडिया के एफर्ट जो हम मॉडर्नाइज और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं आज के समय में, जस्टिस जो प्रोवाइड करना है, पुराने तौर तरीके पारंपरिक तौर तरीकों को बदल करके आज की जो जरूरत है, आज की जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है, उसको साथ लेकर के चलते हुए हम क्या कर रहे हैं जी, इसको लेकर के आए हैं बीएनएसएस को। आई बात समझ में? और ये जो बदलाव है ये दिखाता है कि हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं हम उसमें एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस देना चाहते हैं कि जो विक्टिम है उसको हम, ठीक है जी, उसके अनुसार चीजें, भाई उसके साथ कुछ गलत ना हो। तो सेंटर पॉइंट कौन रहने वाला है जस्टिस सर्व करते समय? विक्टिम जो है। और हम यूज करेंगे, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इनटू द इन्वेस्टिगेटिव एंड जुडिशियल प्रोसेसेस। क्या हम ऑडियो और वीडियो को एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं? हालांकि ये एविडेंस एक्ट बताएगा, बट स्टिल बताएगा प्रोसीजर फॉलो करते हुए। पहले डिले होती थी, ठीक है जी, रुकावटें जो थी, कमियां जो थी, कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, ठीक है जी, इनको दूर करके बीएनएसएस आज प्रोविजन लेकर के आया जल्दी से ट्रायल पूरे करवाने से रिलेटेड। डिजिटल एविडेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है। कह रहे और तो और ये सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल्स के अधिकारों को, फेयरनेस लेकर के आता है, प्रोसीजरल बोटलनेक्स जो रुकावटें थी प्रोसीजर में उनको दूर करता है, और हमारे लीगल सिस्टम को ज्यादा एक्सेसिबल और इफेक्टिव बनाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी के साथ चलते हुए। आई बात समझ में? बोलो भाई। डन। हालांकि सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, ये बेसिक लिखा है, बट स्टिल काफी डिटेल में मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ठीक है, आई होप कि अब क्लियरेंस आ गई होगी माइंड में कि क्यों नए एक्ट को लेकर के आए। हालांकि आपका काम नहीं है, देखो क्या लिखा है, सीएस जो है, कंपनी सेक्रेटरीज और सेक्रेटरियल प्रोफेशन जो है, उनका इनसे कम काम कम काम पड़ने वाला है कि कम जरूरत पड़ेगी उनको इस चीज की। आई बात समझ में? जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और जो बाकी प्रोसीजरल लॉ है, कि उनको जरूरत कम है इस चीज की, लेकिन उनको पता होना चाहिए, ताकि जब क्रिमिनल ऑफेंसेस की लाइबिलिटी आती है डायरेक्टर्स पे, सेक्रेटरी पे, मैनेजर पे, या कोई और प्रिंसिपल ऑफिसर है जो आपके कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल लॉ में जो काम करते हैं, तो उनको पता हो कि व्हाट इज बीएनएस, व्हाट इज बीएनएसएस, व्हाट इज द प्रोसीजर, चीजों के बारे में जानकारी हो। तो कह रहे नेवरदलेस, आपको काम है नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेसेसरी है कि कंपनी सेक्रेटरी और अदर सेक्रेटरियल स्टाफ को इनके बारे में पता हो, इनके प्रोविजंस के बारे में पता हो। तो ये जो लॉ है ये हम आपको भी पढ़ाएंगे, बताएंगे, ताकि उनको पता हो कि क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल केसेस को कैसे डील किया जाता है, कैसे ट्रायल चलता है। ठीक है जी, ये एक एडजेक्टिव लॉ है, बट इसमें प्रोविजन सब्सटेंशियल नेचर के भी हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव जो आप अभी पढ़ रहे बीएनएसएस कह रहे, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक मशीनरी प्रोवाइड करना कि किस तरीके से जस्टिस सर्व किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो कह रहे ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज पनिशमेंट, एंड हाउ, ठीक है जी, एक एक्यूज कह लो, विक्टिम कह लो, या एक पर्सन को डील किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा ऑफेंस से पनिशमेंट तक का, वो कौन बताएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आ गई बात समझ में भाई? बोलो भाई। डन। क्लियर। और भारतीय न्याय संहिता बताता है आपको किस बारे में, व्हाट इज ऑफेंस एंड व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ सच ऑफेंस। क्लियर। बोलो भाई।
डन। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ से कुछ आपका हिस्सा बीएनएस। अच्छा एक चीज और बता दूं, बीएनएस और बीएनएसएस जो आपके हैं ये टॉपिक साथ साथ चलेंगे, ठीक है जी। मतलब कहीं पे आपको पहले बीएनएस देखने को मिल जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, मिक्स चलेंगे मतलब दोनों। समझ गए भाई, पनिशमेंट क्या है तो वो बीएनएस बताता है, लेकिन हो सकता है बीच में ये आ जाए कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो बीएनएसएस बताता है। समझ गए भाई, डन। बोलो भाई। अब बात आई बीएनएस की जुरिस्डिक्शन क्या है। और वैसे आप सबको पता होगा कोई भी कंट्री होती है जब भी वो कोई लॉ बनाएगी तो वो अपनी बाउंड्रीज तक उसे क्या कर सकती है, एप्लीकेबल कर सकती है। कोई भी कंट्री अपनी बाउंड्रीज के बाहर, ठीक है जी, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। कह रहे ज्योग्राफिकल एरिया या सब्जेक्ट जिसके ऊपर एक लॉ अप्लाई होता है उसे जुरिस्डिक्शन बोलते हैं उस लॉ की। तो ये कानून कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा या किस सब्जेक्ट मैटर पे अप्लाई होगा तो उस चीज को क्या बोला जाता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट लॉ। बोलो भाई। आमतौर पे क्या होता है, कह रहे आमतौर पे एक कंट्री जो कानून बनाती है वो अपनी बाउंड्रीज के लिए बनाती है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री कभी भी ऐसी लीगल मशीनरी नहीं बना सकती जो दूसरे आजाद देशों में जो इंडिपेंडेंट है, सोवेरियन अपने आप में, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो सके। यानी कि जितने ज्यादातर कानून होते हैं उन सबकी टेरिtoriयल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। यानी कि अगर इंडिया कोई लॉ बनाएगा तो उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया या सच एरिया विच इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। आई बात समझ में? लेकिन स्टिल क्या होता है, कंट्रीज बनाती है कुछ ऐसे कानून जो अप्लाई होते हैं उन टेरिटरीज पे आउटसाइड ऑफ देयर ओन कंट्री, और इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आई बात समझ में? बोलो भाई। कह रहे दो तरीके की जुरिस्डिक्शन है, एक होती है इंट्रा टेरिटोरियल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोले तो, ठीक है जी, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री। समझ गए भाई। अब इस मोमेंट पे हम चलेंगे हमारे बेयर एक्ट के पास, और जहां पे हम देखेंगे सेक्शन 1 किसका, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1 क्या कहना चाहता है। तो आइए चलते हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1 जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। देखते हैं भाई क्या लिखा है। ये इंडेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस किस तरीके से की गई है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम जो शुरुआत करें सबसे पहले चैप्टर 1 जिसके अंदर 3 सेक्शंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 सेक्शन 1, आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 बताता है शोर्ट टाइटल यानी कि क्या नाम होगा इस एक्ट का, कमेंसमेंट कब से लागू होगा, एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होगा। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इसको किस नाम से जानेंगे, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। सच डेट बोले तो अब कौन सी है वो डेट, 1 जुलाई 2024, जिस दिन ये एनफोर्स हुआ है। लिखा भी है 1 जुलाई 2024, कुछ एक सबसेक्शन को, एक दो चीजों को छोड़ करके ये क्या हो चुका है जी, 1 जुलाई 2024 से क्या हो गया जी, कमेंस हो चुका है। समझ गए भाई। तो जो भी डेट सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी और वो बता चुकी है। सबसेक्शन 3 अब ये जरूरी है, एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल सबसेक्शन 1 ने बताया, कमेंसमेंट 2 ने बताया, एप्लीकेशन। एवरी पर्सन, ध्यान देना, एवरी पर्सन कोई भी इंसान हो, चाहे एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। ठीक है जी। एक कुत्ते ने बिल्ली को मार दिया, हाँ जी, क्या हुआ, क्या उस डॉग को पनिशमेंट मिलेगी इस संहिता के तहत? क्यों? एवरी पर्सन, आई बात समझ में? डॉग इज नॉट अ पर्सन बट अ पर्सन, कहाँ लिखा है ये? ठीक है जी। एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है जी, हर एक पर्सन लाइबल होगा इस, बोलो भाई, हर एक पर्सन लाइबल है पनिशमेंट के लिए इस संहिता के तहत, एंड नॉट अदरवाइज मतलब कहीं और नहीं, इस संहिता के तहत। कब? फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, कुछ करना या कुछ ना करना, किसके अगेंस्ट? इस एक्ट के प्रोविजन, इस संहिता के प्रोविजंस के अगेंस्ट, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। यानी कि इंडिया में रह करके कोई भी पर्सन, अब यहाँ पे पर्सन क्यों लिखा है, इस पर्सन का मतलब है या तो इंडिया का सिटीजन,
इन शॉर्ट जिसको हम अभी अभी के लिए मैं समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, इंडियन। आई बात समझ में? तो जो इंडियन है वो भी, एंड दूसरा फॉरनर। किसी दूसरी कंट्री से आकर के, जिसे हम फॉरनर कहते हैं, अगर एक फॉरनर आकर के या सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है जी, यहाँ आकर के अगर क्या करता है, इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस बताया गया, अगर उसे कमिट कर दिया, तो वो क्या माना जाएगा, लाइबल है पनिशमेंट के लिए। समझ गए भाई? यानी कि ये एप्लीकेबल है हर एक पर्सन पे जो इंडिया में ऑफेंस करता है। डन। ये किसने बोला? सबसेक्शन 3 ने। सबसेक्शन 3 ने क्या बोला है? हर एक पर्सन जो इंडिया में ऑफेंस करेगा उस पे क्या होगा जी? बोलो भाई। वो लाइबल है इस संहिता के तहत पनिशमेंट लेने के लिए। आगे पढ़ो। एनी पर्सन, फिर से क्या लिखा है? एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है जी, किसी भी कानून के तहत, जो भी कानून लगता था, ठीक है जी, पहले तो आईपीसी होता था, मतलब आईपीसी में लिखा होता था कि जो भी पनिशमेंट, बट यहाँ पे अब क्या लिख दिया? एनी लॉ, चाहे आईपीसी था या कोई और। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स इन इंडिया, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आईपीसी, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शेल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। आई बात समझ में? मतलब सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा प्राणी जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उस कानून के तहत जो भारत में बना था, इन शॉर्ट आईपीसी की बात कर रहे हैं, वो अब ट्रायल चलेगा उसके ऊपर। ठीक है जी भाई, सीधी सी बात है, अगर आईपीसी में लिखा था कोई चीज ऑफेंस है, और अगर उस पर्सन ने वो भारत के बाहर भी की है, इन शॉर्ट ऐसे समझ लो जो भी आईपीसी के दायरे में आता है, यानी कि इंडिया के पर्सन की बात हो रही है, तो कोई भी पर्सन जो उसके तहत ऑफेंस करता था, अब उसको डील किया जाएगा इस संहिता के तहत, अगर उसने कोई काम किया बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर अगर एक इंडियन बाहर जा करके ऑफेंस करके आता है, आई बात समझ में, तो भी उसको इस संहिता के तहत डील किया जाएगा, ठीक वैसे ये मान करके कि उसने यहाँ पे ये ऑफेंस किया है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर आप आसानी से याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा, एक इंडिया का पर्सन, इंडियन सिटीजन या इंडियन लिख रहा हूं मैं इन शॉर्ट, वो इंडिया में ऑफेंस करेगा तो भी संहिता के तहत लाइबल होगा, और वो बाहर जा करके भी करेगा, आउटसाइड इंडिया लिख रहा हूँ, तो भी वो इस संहिता के तहत लाइबल होगा। और अगर एक फॉरनर इंडिया में आकर के ऑफेंस कर रहा है तो भी वो इस संहिता के तहत लाइबल होगा, और अगर वो आउटसाइड कर रहा है तो हमें कोई लेना देना नहीं। समझ गए भाई? और इस चीज को काफी अच्छे से यहाँ समझाया गया है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो क्या लिखा है, इंडियन सिटीजन कर रहे हैं, एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। विदाउट इंडिया, जो इंडिया नहीं है। अब विदाउट इंडिया का मतलब होता है जो भारत नहीं है। कुछ जगह होती है बेटा जो भारत तो नहीं कहलाता, लेकिन वहां भारत का कंट्रोल है। एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब होता है जो ना तो भारत है और जो इंडिया के कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसी जगह। तो दोनों को इंक्लूड किया गया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इंडियन सिटीजन कहीं जा करके कुछ भी ऑफेंस कर आए इस संहिता के तहत, वो लायबल है पनिशमेंट लेने के लिए इस संहिता के तहत। समझ गए भाई? तो सबसे पहले तो एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जो इंडिया में कमिट करेगा ऑफेंस, आगे बात समझ में, अब चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे इंडियन सिटीजन नहीं है, उसको इस संहिता के तहत लायबल करेंगे। दूसरा हमने क्या बोल दिया, एवरी इंडियन सिटीजन जो कहीं भी क्या कराए जी, ऑफेंस कमिट कराएगा। फिर क्या लिखा है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, अब इंडियन सिटीजन नहीं लिखा, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या कहीं का भी, किसी भी ऐसे से, अब देखो क्या होता था, एक्ट बनाने वाले को ना लूप होल देखने पड़ते हैं भाई। ठीक है, एरोप्लेन में एक जहाज, उड़ते हुए जहाज में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, अब वो क्या बोलेगा, ना तो मैंने इंडिया में किया जी, ना मैंने कहीं बाहर किया, मैंने तो हवा में किया, और वो भी इंटरनेशनल एयर स्पेस है जिसपे किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। तो क्या बोला गया, कोई भी पर्सन किसी ऐसे शिप पे, एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, फिर वो चाहे कहीं भी हो उस समय पे, वेयर एवर इट मे बी, चाहे श्रीलंका में था, इंटरनेशनल वाटर में था, या कहीं और अमेरिका के पोर्ट पे खड़ा था, कहीं भी था, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है उस शिप पे या एयरक्राफ्ट पे, आपने क्या किया है जी, ऑफेंस किया, किसी भी पर्सन ने, चाहे वो इंडियन सिटीजन है या नहीं, तो भी वो क्या है जी, लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस। एंड एनी पर्सन, सी क्या लिखा है, इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस। ऑफेंस कैसा कर रहा है, एक कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है जिसका रिसोर्स लोकेटेड है कहाँ,
इंडिया में, यानी कि आप बाहर जा करके या किसी भी कंट्री से अगर इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट कर रहे हैं जिसका रिसोर्स लोकेटेड है यहाँ, तो भी क्या माना जाएगा, आपने आप लायबल हैं। कोई भी पर्सन हो, चाहे इंडियन सिटीजन है, कोई भी है, इस संहिता के तहत क्या है जी, वो लायबल है। एक्सप्लेनेशन दी गई है, कह रहे ऑफेंस का मतलब एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। इलस्ट्रेशन दे करके समझा रहे, ये बेयर एक्ट है और बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन है। ए जो सिटीजन है इंडिया का, कमिट करके आता है मर्डर इन एनी प्लेस, अब यहाँ पे लिखा है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड, पहले यहाँ पे लिखा होता था युगांडा में उसने कत्ल किया है तो वो लायबल है, अब इन एनी प्लेस कर दिया गया है इस एग्जांपल। तो कह रहे उसको ट्रायल चलेगा, उसके ऊपर कन्विक्टेड मिलेगा मर्डर का, तो एनी प्लेस इन इंडिया, भाई ठीक वैसे ही जैसे उसने इंडिया में किया है, ये मान करके हम उसको इस संहिता के तहत लायबल करेंगे। बोलो भाई, आ रही है क्या बात समझ में? दिस इज योर बेयर एक्ट। और अगर आप, ठीक है जी, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, अब कायदे से मैं बताऊं यहां से लेकर के और यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल है बेयर एक्ट को ही उठाया गया है, क्योंकि देखो बेटा सेक्शंस को चेंज नहीं किया जा सकता। अब आप बोलो सर इसको किसी और लैंग्वेज में समझा दो, सेक्शन ने जो बोला वही बताना पड़ता है। ऑलरेडी ये पढ़ा दिया मैंने आपको, बोलो भाई, यही पढ़ाया एनी पर्सन लायबल, ये भी पढ़ लिया, जस्ट अभी मैंने ये पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया ऑफेंस का मतलब, सेम यही इलस्ट्रेशन पढ़ाई है अभी आपको, और ये बता भी रहे हैं बदलाव कर दिया है, जैसे पहले यहाँ पे मैंने बताया ना इस इलस्ट्रेशन में युगांडा को एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, यहाँ तक आप एक बार पढ़ के आएंगे सभी, ठीक है जी, डन। आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।